नमस्कार, मैं हूं विशाखा और अड्डा 24/7 स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ 1 दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे और उसके आपके एनसीईआरटी बुक्स के सारे प्रश्न उत्तर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीपीटी प्लीज़। यस, आपका पाठ है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ये सब प्रश्न उत्तर मैं आपको कराने से पहले थोड़ा सा जो है इस कहानी के बारे में आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी। नेक्स्ट पीपीटी। हाँ, तो जैसे कि आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कहानी कौन सी है, दो बैलों की कथा। ठीक है, तो इसमें एक बार इसकी कहानी को हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो हमें आगे क्वेश्चन आंसर्स करने में, इसके प्रश्न उत्तर करने में हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। जैसे कि पता है कि ये दो बैलों के ऊपर कहानी है। ठीक है, और जो बैल कौन कौन से हैं, हीरा और मोती नाम बैल हैं, जो कि किसके पास रहते हैं, झूरी के पास रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि झूरी उन्हें बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखता है, अच्छा अच्छा खाना खाने को देता है उन्हें, है ना। लेकिन फिर भी वो जो है क्या करता है कि उसको अपने ससुराल भेज देता है अपने साले के साथ। तो जब उन्हें ससुराल भेज देता है तो उन दोनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो वहाँ से भाग आते हैं और वहाँ जो गया जो था जहाँ वो जाते हैं तो खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वहाँ से भाग आते हैं। जब वहाँ से वो भाग के आते हैं तो झूरी को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें फिर गले लगा लेता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो उसको डांटने लगती है कि नहीं, इन बैलों को भेज दो। वो उन बैलों को फिर झूरी के साथ, गया के साथ भेज देता है। लेकिन क्या इस समय जब भेजता है तो गया उससे बहुत काम कराता है। ठीक है, उसको बहुत मारता है, सब कुछ करता है। बैल बहुत परेशान रहते हैं, उनको खाने को भी रूखा सूखा देता है। अब आगे कहानी में क्या होता है कि जो गया होता है उसकी एक बेटी होती है। ठीक है, तो वो बेटी जो है इनको क्या करती है, बैलों की भावनाओं को समझती है और उन्हें आकर रोज़ रोटी खिलाती है। तो बैलों को अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर भी कोई सज्जन व्यक्ति रहता है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। बैलों को उस बालिका से बहुत अपनापन हो जाता है और बालिका को भी उन बैलों से बहुत अपनापन हो जाता है। अब क्या होता है कि इन दोनों के कहने पे बालिका जो है उनकी रस्सी खोल देती है, ये दोनों भाग जाते हैं। जब ये दोनों भाग जाते हैं तो इन्हें रास्ते में एक सांड मिलता है। ठीक है, अब जब सांड मिलता है, सांड इन पर प्रहार करने की कोशिश करता है, फिर इनकी इससे लड़ाई होती है और उसके बाद जो है ये लोग सांड पे विजय हासिल कर लेते हैं, उसको डरा के भगा देते हैं। अब जो है इन्हें भूख लगी होती है, खाना तो जो रूखा सूखा मिलता था उससे कहाँ इनका पेट भरता था। तो ये मटर के खेत में चले जाते हैं और जब जाकर मटर खाते हैं तो मटर खाने के बाद जो है इसको क्या होता है, मोती जब मटर खा रहा होता है तो उसको कुछ लोग देख लेते हैं, पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तो जब उसको बंदी बना लेते हैं तो जो है हीरा भी इसके साथ साथ चल देता है। अब जब दोनों जने जाते हैं, है ना, तो इन दोनों को कहाँ कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस क्या होता है, एक तरीके का पशु बंदी गृह जहाँ पर पशुओं को बंद किया जाता है। अब कांजी हाउस में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। अब ये सोचते हैं हमें जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये दोनों वहाँ की दीवार तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और उनके साथ क्या होता है, जितने भी कांजी हाउस में जानवर रह रहे होते हैं बंदी बने, उनको वो भी जो है उसके साथ निकल जाते हैं। सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब ये दीवार तोड़ रहे होते हैं तो वहाँ का चौकीदार इन्हें देख लेता है। तो चौकीदार इन दोनों को मोटी रस्सियों से बांध देता है, तो ये नहीं भाग पाते हैं। हीरा को बांध देता है और क्योंकि जब मोती मुसीबत में था तो हीरा ने उसका साथ दिया था, तो अब हीरा मुसीबत में है तो मोती भी उसको अकेले छोड़कर नहीं जाता है। अब जो है इनको बाद में 1 हफ्ते तक कोई खाना नहीं देता है। बाद में क्या होता है कि इन्हें पता लगता है कि इनकी नीलामी हो रही है, तो एक दड़ियल सा आदमी जो होता है इनको ले जाता है, खरीद लेता है। अब जब ये उसके साथ उसके घर जा रहे होते हैं तो इन्हें याद आता है कि अरे यहीं तो हमारा गांव था, क्योंकि ये एक कुआं देखकर अपने गांव को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इनका गांव था। फिर वो वहाँ से जल्दी से जो है झूरी के घर पहुँच जाते हैं। जब झूरी के घर पहुँचते हैं तो वहाँ जो है झूरी देखकर खुश हो जाता है, लेकिन दड़ियल भी पीछे पीछे आता है।
झूरी और दड़ियल में थोड़ी सी बहस होती है। वो कहता है मेरे बैल हैं, वो कहता है मेरे बैल हैं। तो झूरी कहता है कि अगर तुम ऐसे कहोगे कि ये मेरे बैल हैं तो मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा। अगर जो है ये तुम्हारे बैल होते तो तुम्हारे यहाँ होते ना, मेरे यहाँ आके क्यों खड़े होते, है ना। उसके बाद जो है वो उसको भगा देते हैं और फिर वो झूरी के साथ अच्छे अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। झूरी उन्हें खूब हरी हरी घास, भूसा, चोकर सब लाकर देता है, अच्छे से उनको खिलाता है और प्यार से उनको खिलाता है। और उसकी बीवी भी अब इन दोनों से खुश हो जाती है और इन दोनों को चूम लेती है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहानी है कि जो है ये जानवरों को भी हमसे लगाव होता है, वो भी प्यार के भूखे होते हैं। वो जहाँ, जैसे कि हमारा एक कंफर्टेबल जोन होता है, हम उसी में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो है हीरा और मोती भी अपने कंफर्टेबल जोन में ही रहना चाहते थे, जो कि उन्हें झुरी के पास मिलता था। तो आइए चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके NCERT बुक से हैं। ठीक है, पहला स्लाइड। हाँ, छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 2 है, क्यों उमड़ आया था। थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शायद इसलिए उमड़ आया होगा क्योंकि माना जा रहा है ना कि उसकी तो सौतेली माँ थी। ठीक है, अब जब उसकी सौतेली माँ उसको बहुत परेशान करती थी, जिस तरीके से जो है बैलों को खूब काम कराया जाता था और जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसे ही उस बच्ची पे भी ध्यान नहीं दिया जाता होगा, है ना। तो जो बैलों को भी वो अपनी तरह ही मानती थी कि भाई जिस दशा से मैं गुजर रही हूँ उसी दशा से ये गुजर रहे हैं, इसलिए उनका जो है बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। चलिए एक बार इसके आंसर की तरफ देखते हैं। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, यानी उसका अपनापन हो गया। वह कैद में रहने से कैद में रहने के दुख को महसूस करती थी कि अगर कोई कहीं कैद में रहता है तो उसको कितना दुख होता है, तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और वह एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। जिस तरीके से वो लड़की भी दिन भर काम करती होगी तब जाकर उसको अन्न प्राप्त होता होगा, ऐसे ही जो है हीरा और मोती दिन भर जोते जाते थे, बहुत काम करते थे, उनकी मार पड़ती थी, तब जाकर उन्हें भोजन मिलता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य मतलब कि कौन सी अच्छी बातें जो है इस कहानी में जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बताने की कोशिश करी है। किसके माध्यम से, बैलों के माध्यम से। तो अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, या एक बार पहले सोचते हैं कि क्या क्या था। देखो, जैसे कि जो है उन्होंने ये बताया है कि वो अपने जो झूरी से कितना प्यार करता था, झूरी को उनको कितना लगाव था। दूसरी बार में उन्होंने बताया कि देखो वो जो छोटी सी बच्ची थी उससे लगाव था। वो जो है मतलब किसी को भी सींग नहीं, एक औरत पे जब सींग मारने की बात आई थी तो वो लोग बोले थे ना कि नहीं, हम लोग इस पे सींग नहीं मार सकते, ये हमारे जो है सभ्य होने का सबूत नहीं देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें थीं। एक बार इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशु और कृषक समाज के बीच भावात्मक संबंध के बारे में बताया है, किसान और पशुओं के बारे में। जैसे कि किसान जो है बेशक अपने फ़ायदे के लिए पशुओं को पालते हैं, है ना, वो उनका हल मतलब खेत जोतते हैं, ठीक है, और जो है और क्या करते हैं, जैसे गाय होती हैं, दूध निकलता है तो किसान उसको बेचते हैं और जो भी उससे पैसा कमाते हैं उससे अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान कार्य करे जा रहे हैं और जो है पशु करे जा रहे हैं, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। उनके बीच में बहुत प्यार भरा संबंध है ना, तभी तो वो इतने प्यार से उसे खिलाते हैं, नहलाते हैं, इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना, और तभी जो है उनका जो है उनके कार्य में वो सहयोग देते हैं। और जैसे कि दूध बेचते हैं तो पैसा आता है ना, या खेत का हल जोतते हैं तो वही उससे फसल होती है, फिर भी तो उनकी रोज़मर्रा के कार्यों में वो मदद करते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है
कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, ठीक है, कि स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। हमारे भारत को भी तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिल गई थी ना अंग्रेजों से, उसके लिए भी क्या था, उन्हें बहुत युद्ध करने पड़े, है ना, बहुत हमारे नेताओं को बलिदान करना पड़े, बहुत लोग शहीद हुए। ऐसे ही कि स्वतंत्रता की बात कभी भी आती है, कहीं भी आती है, तो उसके लिए ये सब कोशिश करनी पड़ती है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। ऐसा मतलब लेखक भी कहना चाह रहे हो, इसमें भी दिखाया गया कि जो स्वतंत्र रहना किसी का भी अधिकार है, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो। ठीक, इस कहानी में एक और नीति निर्देशक तत्व हमें मिलता है। क्या? इस कहानी में दोनों बैलों की मित्रता और उनका एक दूसरे के लिए दोस्ती में घनिष्ठ संबंध को भी बताया गया है, जो मनुष्य जीवन में बहुत मूल्यवान है। जैसे कि दो बैल जब आपस में इतनी घनिष्ठ मित्रता कर रख सकते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो हम मनुष्य होकर भी तो कर सकते हैं। देखो कैसे हीरा मोती एक साथ खाना खाते थे, है ना, एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ ही हटाते थे। दोनों एक दूसरे की व्यथा को बिना कहे समझ जाते थे। तो कितनी अच्छी बात जो है लेखक ने इनके बारे में कही है। अगर ऐसे ही मनुष्य समझ जाए तो फिर क्या बात है ना। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, यानी उसको मूर्ख नहीं कहा है, उसको रूढ़ नहीं कहा है ना, और कौन सा नया अर्थ पर की तरफ किया है। तो एक बार आप याद करो कि उन्होंने क्या किया है कि गधे को बेवकूफ़ तो कहा है, लेकिन क्या कहा है कि उनमें बहुत सहनशीलता है ना, बहुत हद तक वो चीज़ों को सहन कर लेते हैं। और किस में सहनशीलता की बात उन्होंने बताई है? ऋषियों मुनियों में। तो उन्होंने उसकी तरफ संकेत किया है ना, कहा है कि हम तो इन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत महान है। जैसे कि ऋषि मुनि बहुत महान होते हैं, खूब तपस्या करते हैं, सब करते हैं, उसी तरीके से ये अपने जीवन भर जो है खूब कार्य करते हैं और ज़रा सा भी गुस्सा नहीं करते हैं। अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु लेखक के अनुसार गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण हैं। जिस नए अर्थ की इन्होंने बात की है, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, चाहे वो जानवर हो मनुष्य, और अन्याय के प्रति गुस्सा सभी में होता है। कोई भी कार्य गलत हो रहा होता है, अन्याय हो रहा होता है, तो सभी को उसके ऊपर गुस्सा आता है। परंतु एकमात्र जो है गधा ही एक ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। ठीक है, उसके ऊपर कितना भी बोझा लाद लो, कुछ नहीं कहता, चलता रहता है, कभी भी काम करा लो, करता रहता है, यानी उसमें बहुत सहन शक्ति है। हमने कभी उसे खुश होते हुए नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक उदासी हमेशा छाई रहती है। कभी भी गधे को देखो तो ऐसा ही लगेगा ना जैसे बेचारा सा उदास है ना। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा, उसको कितना भी कोई मार ले, कुछ भी कर ले, तब कभी भी वो मतलब असंतोष व्यक्त नहीं करता, कभी भी वो अपना गुस्सा उदासी को व्यक्त नहीं करता है। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुण का अनादर ही तो है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कि देखो इतना गुणी व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? बेवकूफ़ कहा जाता है। तो यही हुआ कि देखो, एक तो वो अपने आप सही से अपना काम कर रहा है, किसी को कुछ कह भी नहीं रहा है, तुम बोझा ढोवा रहे हो, बोझा भी ढो रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी, है ना। तो इसी के माध्यम से जो है प्रेमचंद्र जी ने उनकी तुलना जो है ऋषि मुनियों से करी है, ताकि जो है लोग समझ सकें कि देखिए वो कितना सहनशील है। हम मनुष्य तो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन उसको देखिए वो कितना सहन करता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी?
हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कौन कौन से वाक्य हुए थे इस पूरी कहानी में जिससे कि कोई भी पता लगा सकता है कि भाई हीरा और मोती में क्या है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो क्या है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के माध्यम से बात स्पष्ट होती है कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। ठीक है, मतलब वो जो एक दूसरे को सूंघ कर ही उनकी व्यथा को पता, उनका दुख को पता लगा लेते थे, और जो उनके दुख होता था या दर्द होता था उसको चाट कर उसको एक शक्ति प्रदान करते थे। जैसे हम लोगों को कोई परेशानी होती है तो मम्मी के पास भगे भगे जाते हैं ना, और हमारी मम्मी क्या करती है, हमें सहला देती है। उसी तरीके से वो एक दूसरे को, अब वो सहला तो नहीं सकते थे हाथों से अपनी, तो वो जो है अपनी जीभ से उसको एक दूसरे को चाट कर उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। यानी क्या होता है, हल में उसको जोत दिया जाता था तो दोनों क्या करते थे कि भाई दूसरे की गर्दन पे बोझ ना आए, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपनी गर्दन पर बोझ लेने का प्रयत्न करते थे, ताकि भाई उसके दोस्त को परेशानी ना हो, चाहे उसको परेशानी हो जाए। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह निकालते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। यानी कि जो है, जब नाद में, जहाँ खाना, नाद क्या होता है, जहाँ पर पशु पक्षियों का चारा डाला जाता है, तो जब ये खाना खाने खड़े होते थे तो क्या करते थे कि दोनों एक साथ उसमें मुंह डालते थे, खाना खाते थे और एक साथ निकालते थे। अगर मान लो एक जना मुंह निकाल लेता था तो दूसरा जना भी उसमें से मुंह हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेतों से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, लेकिन मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए खुद ही लौट गया। ऐसा हुआ था ना कि हीरा तो उस बेड़ी से बाहर था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भाई मोती को पकड़ लिया है उन्होंने, तो मैं क्या करूँगा, भाई मुझे भी तो मेरे दोस्त का मुसीबत में साथ देना है, तो वो भी उसके साथ चला जाता है और खुद भी बंदी बन जाता है। अब जो है, कांजी हौस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। क्या हुआ, जब वो कांजी हौस में पहुंच गए थे, ठीक है, तो जो है हीरा पहले दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, तो जो है हीरा को बंधक बना दिया जाता है, मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। लेकिन जब मोती जो है वो दीवार तोड़ लेता है, उसके पास अफसर होता है, वो पहले सबको भगा देता है, घोड़ियों को, गधों को, है ना, सबको भगा देता है। लेकिन फिर क्या, जो है वो खुद भी भाग सकता था, लेकिन क्योंकि हीरा की जो रस्सी थी वो नहीं खुल रही थी, तो इसलिए वो खुद भी नहीं भागा। और जो है, इससे क्या पता चलता है कि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। और देखो, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे लेकिन हम तो इंसान होते हुए भी नहीं समझते। शायद हमें कोई बोल बोल कर भी बार बार बताता है, फिर भी हम एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं, लेकिन वो तो पशु होकर भी एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसान वाले जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, मतलब कैसे व्यक्त किया गया है पशु और मनुष्य के जीवन के बारे में। तो इसके उत्तर पे आते हैं हम। पशु और मनुष्य आदिकाल से ही साथ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से साथ रहे हैं। मनुष्य अपने बहुत सारे काम के लिए पशुओं पर निर्भर है ना, बहुत सारे काम के लिए, जैसे गाय से दूध के लिए, किसानों को हल चलाने के लिए, सवारी के, है ना, हल चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है, ठीक है, सवारी के लिए बैल की भी ज़रूरत होती है, और किसकी होती है, और जो है घोड़े की भी ज़रूरत होती है, या गधे को ही समझ लो बोझा लादने के लिए, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहानी में झुरी अपने बैलों से प्यार करता है, उसके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करता है, इसलिए बैलों को भी झुरी से बहुत प्रेम है और वह उसके पास लौटकर आ जाते हैं। क्योंकि मतलब किसान से सिर्फ वो किसान के पास इसलिए नहीं रहते कि किसान को उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत तो भाई उन पशुओं को भी है
किसान रूपी मनुष्य की, जो उसको टाइम से खाना दे सके, उसके साफ सफाई का ध्यान रखे। तो ये सब भी तो झूरी करता था ना, उसको प्यार से सहराता था, है ना, और अच्छे से खाना खिलाता था, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। तो जो है हम अभी भी ये बात कह सकते हैं कि पशुओं की मानव जीवन को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और किसान की बात करें तो भाई उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, इतना ही हो गया कि 10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, उसने क्या सोचा कि भाई इतना ही बहुत है, कि जो है ठीक है मैं नहीं भाग पाया तो क्या हुआ, लेकिन इतना ही बहुत है कि उन कम से कम 10 लोगों की तो जान बच गई। अब वो क्या करेंगे, वो सब मुझे आशीर्वाद देंगे, है ना। तो मोती को गुस्सा आता था, लेकिन वो दयालु बैल था, ठीक है। उसने कांजी हौस में सब पशुओं की मदद की, उनके लिए दीवार तोड़ी, उन्हें आज़ाद किया। तब मोती ने गर्व से कहा कि ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरे बंधने से यह तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जान बच गई। ये सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। इस कथन से मोती के बलिदान और दयालु की भावना ज्ञात हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जीवों में श्रेष्ठता का दावा, जो जीव हैं वो उनमें श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। कौन सी शक्ति थी? हाँ, उत्तर की तरफ आते हैं। मोती और हीरा गहरे मित्र थे, वो मूक भाषा में बात करते थे, और एक ऐसी शक्ति थी कि वह एक दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते थे, वे एक दूसरे को चाट कर दुख को कम करते थे। मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझ सके। ठीक है, वो लोग समझते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो लोग क्या हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। उस एक रोटी से दोनों की भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन बल मिल गया। तो क्या, जब हीरा और मोती बहुत उदास थे तो झूरी ने क्योंकि उसको उसके घर भेज दिया था, वहाँ उनसे बहुत काम कराया जाता था, खाने को सूखा भोजन मिलता था, लेकिन बालिका द्वारा भोजन में रोटी दिए जाने को दोनों के लिए आत्मीयता के पल मिलते थे, और वह उसे अपने प्यार से दुख दर्द सब भूल जाते थे। ठीक है, तो आगे के प्रश्न हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को देखिए और याद कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये अभी से प्रिपेयर हो जाएं। आगे के प्रश्न और बाकी का इसका व्याकरण वाला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।